सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 का पार्ट बी। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको मॉडल पेपर 3 का पार्ट ए एम में जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उन क्वेश्चन को मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिया था। अगर वो वीडियो आपको देखनी है या पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट बी के क्वेश्चन को सरल करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक दिए गए हैं, जिनको इस वीडियो में हम सरल करेंगे। तो आप वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए। हमें ये संख्याएं दी गई, इनकी व्याख्या करनी है कि ये संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है। इसका कारण ये होगा कि अगर इन संख्याओं में से अगर कोई हम कॉमन ले सकते हैं या इनका एक गुणनखंड होगा, यानी हम किसी भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या होगा, इनका एक गुणनखंड होगा। इसीलिए ये संख्याएं जो है वो भाज्य संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या के अंदर बात करें हम, तो यहाँ पर हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस में रह जाएगा 1। तो यहाँ से ये 1 जो है वो 13 है वो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ पर 1 रह गया और प्लस में यहाँ पर भी 1 रह गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 है और इस साइड में भी 5 है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो दोनों तरफ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 क्या हुआ, इसका एक गुणनखंड हुआ। यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 5 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसीलिए जो संख्या है वो भाज्य संख्या होगी। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम बहुपद का द्वितीय दूसरे बहुपद में भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम t² - 3 का इस बहुपद के अंदर भाग देंगे और यहाँ पर शेषफल अगर 0 आता है, इसका मतलब ये जो बहुपद है t² - 3 ये इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए हम इसको सरल कर लेते हैं। तो भाग विधि से हम भाग इसमें देंगे। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि भाग विधि किस तरह से हम सरल करते हैं, जो बुक के क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए हम भाग देंगे, तो पहले 2t⁴ में t² का भाग देंगे। तो अलग लिख के हम सरल कर लेते हैं। 2t⁴ के अंदर हम t² का भाग देंगे तो ये होगा t²। अब भाग देने का तरीका ये है कि पहले जो पद है उसका भाग हम पहले पद में ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, तो यहाँ से ये 4 कट जाएगा और यहाँ पर 2t² रह जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, 2t² है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2t², ये आ गया। अब हम 2t² को दोनों से गुणा करके और इसके नीचे लिख देंगे। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, अगर t⁴ है तो उसके नीचे t⁴ वाला ही पद लिखा जाएगा। अगर स्क्वायर का कोई पद है तो उसके नीचे स्क्वायर वाला ही पद लिखा जाएगा। उसके अलावा हम नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर t⁴ और इसके नीचे हमने t² वाला पद लिख दिया, तो वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि t² के नीचे ही t² का पद हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। 2t² को t² से अगर गुणा करते हैं तो 2t⁴ बन जाएगा वापस, और माइनस का चिन्ह 3 को हम 2t² से गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 6t² होंगे। अब 6t² है वो यहाँ पर लिखेंगे हम 6t²। ये माइनस का जो चिन्ह है वो इसके पास में हम लगा देंगे। चलिए इसको हम सरल करते हैं। अब इसको माइनस करेंगे जैसा कि हम भाग में करते हैं, जिस तरह से हम संख्याओं का भाग करते हैं उसी तरह से माइनस करना। माइनस करने के लिए चिन्ह हम चेंज कर देंगे, ये तो ये कट जाएंगे और ये चिन्ह माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो 3t⁴ ये लिख देंगे 3t³ और ये प्लस में 6t² है, ये माइनस में 2t² है तो प्लस में रह जाएगा 4t² और माइनस में आगे वाला लिख देंगे 9t और माइनस में 12। फिर से हम भाग देंगे, पहले पद का पहले पद में भाग देंगे। यहाँ पर जो पहला पद है वो 3t³ है और इसमें भाग देना है हमें t² का। तो ये प्रोसेस इसी तरह से हम करते रहेंगे। पहले भाग देंगे, जो यहाँ पर भागफल आएगा उसको फिर गुणा करेंगे, फिर इसके नीचे लिख देंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम भाग देंगे तो t² वाला इससे कट जाएगा, यानी 3t रहेगा। तो इसका ये भी क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 3t। अब 3t को दोनों से गुणा करेंगे, तो 3t को t² से गुणा किया तो 3t³ बन गया और माइनस 3 को 3t से गुणा करेंगे तो ये 9t बन गया माइनस में। तो माइनस में 9t इसके नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए ये हो गया माइनस, तो ये कट जाएगा, प्लस में 4t² ये रह जाएगा और ये प्लस बन गया तो ये भी कट जाएगा और माइनस में 12 ये आ जाएगा। अब फिर से हम भाग देंगे तो t² का 4t² में भाग देंगे तो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, 4 रह जाएगा जो कि प्लस में है, तो प्लस में 4। अब 4 को दोनों से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो 4 को हम t² से गुणा करेंगे तो 4t² और माइनस 4 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 12।
ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस वाले ये भी कट जाएंगे। इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। अगर शेषफल यहाँ पर 0 आता है, इसका मतलब जो ये बहुपद है t² - 3, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये हमें इसमें बताना था। तो भागविधि भी मैंने आपको बता दी कि भागविधि से हम किस तरह से सरल करते हैं। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें 3 समीकरण दी गई है। तो 2 समीकरण दी गई है, उन समीकरण को हमें हल करना है। ये 2 समीकरण है, इनको सरल करना है और इसके बाद में x y का जैसे ही मान आएगा तो हमें m का मान ज्ञात करना है। m का मान इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। अगर आपको m का मान इस समीकरण से ज्ञात करना है तो इसके लिए आपके पास में x का और y का मान होना जरूरी है। आप इस समीकरण में x y का मान रखोगे तभी हम m का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x y का मान निकालने के लिए ये 2 समीकरण दी गई है, इन समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे। जैसे हम समीकरण को सरल करते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से, तो आप सरल है कि विलोपन विधि से सरल कर लो। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सरल करना है। तो इसको विलोपन विधि से हम सरल करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में एक शर्त ये है कि विलोपन विधि में x या y का एक पद बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर पहले से 2x और 2x बराबर दिया गया है, तो इसको हम ना गुणा करेंगे ना भाग करेंगे, यहाँ पर पहले से ये बराबर है। तो इसके नीचे हम ये लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर नीचे वाले जो समीकरण होते हैं उसके हम चेंज करेंगे। तो ये माइनस हो गया तो ये कट गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर भी ये प्लस हो गया। तो देखिए 3y प्लस में 4y, ये हो गए 7y, और बराबर में 24 और 11 इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 35। अब y बराबर क्या आएगा, 35/7 होगा, यानी कि y का मान आ गया 5। y का मान आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 2x प्लस में 3 गुणा 5 बराबर में 11 हो जाएगा, और ये हो गया 2x प्लस में 5 को हम गुणा करते हैं तो सॉरी यहाँ पर 5 गुणा 3 15 हो जाएंगे, और बराबर में 11। अब 15 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, 2x बराबर माइनस में 4 रहेगा, और x बराबर क्या आएगा, -4/2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। x और y का मान हमने निकाल लिया। x और y का मान इसके अंदर रखेंगे तो y का मान कितना है, 5 है, तो मैं इसके अंदर रख देता हूँ 5, और इसके बराबर में आ जाएगा m गुणा x का मान यहाँ से रखेंगे माइनस में 2, ये हो जाएगा, और प्लस में 3, तो ये हो गया 5 बराबर, इसको गुणा कर देंगे तो माइनस में 2m प्लस में 3, प्लस 3 को इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 3 होगा, 5 - 3 बराबर -2m। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 2 बराबर माइनस में 2m। अब 2/2 होगा, ये m का मान ज्ञात करेंगे तो ये होगा 2/-2 बराबर m। अब देखिए इसका भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, लेकिन माइनस में आएगा, तो -1 बराबर m, यानी m का मान आ जाएगा इसके अंदर माइनस में 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करना है। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक द्विघात समीकरण दी गई है जिसको हम गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। तो ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, आपको भी ये आती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बट्टे में 1/8 लिखा हुआ है तो इसको सरल कर लेंगे। पूरी समीकरण को हम बट्टे में 8 है तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दीजिए। तो 8 से देखिए इसको मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16x² होगा, तो ये हो गया 16x² माइनस x को 8 से गुणा किया 8x, और प्लस में ये 8 जो है वो कट जाएगा क्योंकि हम गुणा करेंगे तो ये गुणा में अगर 8 आएगा तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, और 0 को 8 से गुणा किया तो 0। अब देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ 1 है, तो 1 को अगर 16 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 16 आएंगे, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यानी ऐसे दो संख्या जिनको जोड़ते हैं तो 8 आते हैं और गुणा करते हैं तो 16, तो संख्या होगी 4 + 4, ये होगी। इनको गुणा करेंगे तो 16 आएंगे और जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे। ये दोनों संख्या हम 8 की जगह लिख देंगे तो ये आ जाएगा 16x² माइनस में 4x और माइनस में 4x + 1 बराबर 0। -4x 4x जोड़ेंगे तो माइनस में 8x होंगे, और इनको गुणा करके देख लीजिए 4 को 4 से तो यहाँ पर 16 आएंगे। x को x से गुणा किया तो कितना है, x², और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में। तो इस तरह से मैंने बता दिया। अब आप इसमें से कॉमन लेके और इसका जो x का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें एक समांतर श्रेणी AP दी गई है 11 8 5 2 का एक पद माइनस में 150 है, तो क्यों है इसका कारण बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सरल करेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। इसके अंदर an का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें ये पूछा है कि इस समांतर श्रेणी के अंदर माइनस में 150 कोई पद है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो
तो अगर हम n का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं, अगर n का मान एक प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 इस तरह से, यानी बट्टे में ना आए, पॉइंट में ना आए, सिर्फ एक संख्या के रूप में आए, प्राकृत संख्या, तो अगर आ जाती है n का मान, तो हम कह सकते हैं कि -150 इसका पद है। अगर n का मान कोई प्राकृत संख्या नहीं आती, इसका मतलब माइनस में 150 क्या है, इसका कोई भी पद नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूं। यहाँ पर देखिए a का मान कितना हुआ, समांतर श्रेणी का पहला पद 11, और d का मान हम निकाल सकते हैं 8 - 11 करो, या 5 - 8 2 - 5 कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा। 8 - 11 करेंगे तो कितना आया, माइनस में 3। d का मान हमने निकाल लिया, और माइनस में 150 इसका पद है, इसका मतलब ये an का मान दिया गया है, तो हमने निकाल लिया an का मान माइनस में 150 जो कि हमें दिया गया है। अब फॉर्मूला इसके अंदर an का लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। an का मान रखेंगे माइनस में 150, बराबर में a का मान रखेंगे 11, प्लस उसके बाद में आ जाएगा n माइनस 1, और गुणा में d है जिसका मान गुणा में माइनस में 3 लिख देंगे। आप इसको सरल कर लीजिए, यहां से n का मान ज्ञात करेंगे, और जो n का मान आगे आएगा, अगर प्राकृत संख्या आएगी तो माइनस में 150 इसका कोई पद है। अगर बट्टे में कोई संख्या आ जाती है तो इसका मतलब कि n का मान, सॉरी यहाँ पर समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस में 150 नहीं है। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 9, जिसमें हमें दिया गया है कि AP का 17वां पद है, यानी A17। 17वां पद का मतलब क्या हुआ, A17 हुआ। जैसे हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद को लिखते हैं A1, तो 17वां पद इसका क्या होगा, A17। A17 इसमें दिया गया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से, और एक दिया गया है 10वां पद A10, ये दिया गया। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A10, ये हमें दिया गया है। अब इसने कहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये तो हमें भी पता है कि 17वां पद है वो इससे कितना ज्यादा है, 7 अधिक है। अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आगे इसने लिखा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात करो, तो ये चीज तो हमें दी गई है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर d का मान ज्ञात करो। तो 17वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 16d, और यहाँ पर A10 को लिख सकते हैं a प्लस में 9d। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे लिखते हैं इनको, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिख लिया, A17 को लिख लिया, A10 को लिख लिया। अब इसने ये कहा है कि 17वां पद है यानी A17 और A10 दोनों को हम बराबर करना चाहें तो नहीं कर सकते। बराबर का चिन्ह का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज बराबर है, लेकिन 17वां पद इससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो अगर मैं 7 इस साइड में प्लस कर देता हूं तो इसका मतलब ये तो 7 पहले से ही ज्यादा है, और इसमें 7 को प्लस कर देंगे, अब दोनों चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। तो A17 को हम लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं लिख दूंगा a प्लस में 16d, और बराबर A10 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d, बराबर सॉरी प्लस में 7, ये आ जाएगा। अब इसको सरल करके d का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये a से a कट जाएगा, 16d है यहाँ पर 16d, और माइनस में 9d, ये 9d है वो इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 9d बराबर में 7 रह गया। इसको हम माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7d बराबर में 7 आ जाएगा, और d का मान 7/7 का मतलब 1, तो d का मान आएगा इसमें 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है। देखिए जो हमें मॉडल पेपर दिए गए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यानी 9 मॉडल पेपर दिए गए हैं। 9 मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बहुत उन क्वेश्चन में फर्क है। हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए, मॉडल पेपर 1 और 2, और ये तीसरा मॉडल पेपर है जिसका पार्ट भी हम सरल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इनके जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो अगर एक बार आपको प्रोसेस आ जाती है, मतलब समझ में आ जाता है किस तरह से हम हल करते हैं, तो आप किसी भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो या कुछ उसका प्रोसेस हो वो अलग हो, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर 1 और 2 में करा दिए हैं, और वैसे अगर मॉडल पेपर 3 में आते हैं जिनका प्रोसेस सेम है, तो वो मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा कि किस तरह से सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम 10 सरल कर रहे हैं, ये मैंने आपको मॉडल पेपर 1 और 2 में भी बताया था, जिसमें हमें PQR एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी गई है, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो PQ बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में लिखा है कि कोण Q है, कोण Q बराबर 70 डिग्री दिया गया है, और QR है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, QR है वो दी गई है 5.7 सेंटीमीटर। तो ये हमें इसके भुजाएं और कोण दी गई है। अब हमें रचना करनी है, और रचना में हम क्या करेंगे, पहले जो भुजा और कोण दिए गए इससे एक त्रिभुज बनाएंगे, इसके समरूप एक त्रिभुज की हम रचना करेंगे जिसकी भुजाएं क्या होगी, दिए गए त्रिभुज की 3/5 गुना हो।
तो अनुपात 3/5 हो तो रचना के प्रमुख पद लिखिए, यानी कि इसके बाद में हमें रचना तो लिखनी है इसकी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, और 3/5 दिया गया इसका अनुपात, तो इसको हम 3:5 भी लिख सकते हैं, 3/5 ही दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले हम क्यूआर भुजा ले लेते हैं 5.7। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल से आपको काम जो करना है वो प्रकार स्केल और पेंसिल से करना है। तो यहाँ पर क्यूआर भुजा ले लेते हैं, क्यूआर, यह हो गई 5.7। तो इसको हम लिख देंगे 5.7 सेंटीमीटर की भुजा है। चलिए इसके बाद में हम क्यू के ऊपर एक 70 डिग्री का कोण चंदे से बनाएंगे। तो 70 डिग्री का कोण जिस तरह से भी बनता है, आप चंदे से इस तरह से 70 डिग्री का यहाँ पर एक कोण बना लीजिए। ये मान लीजिए 70 डिग्री का कोण है। उसके बाद में PQ 6 सेंटीमीटर है। तो प्रकार को 6 सेंटीमीटर रख के चाप काटना है आपको। इस भुजा के ऊपर चाप कटेगा, यानी कि यहाँ पर अगर कटता है तो आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। तो इसको हम PQ, ये बिंदु हो गया P और QR, ये एक त्रिभुज की हमने रचना करी। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था, QR जो भुजा है इसके साथ में न्यून कोण बनाते हुए केंद्र खींचेंगे, न्यून कोण बनाते हुए, और बड़ा अनुपात कितना है, 5 है। तो इसके हम प्रकार से बराबर बराबर 5 चाप काट देंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। लास्ट वाले जो चाप हमने काटा है उसको हम R से इस तरह से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये Q है तो इसको Q1, ये हो गया Q2, Q3, Q4 और Q5, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। ये जो हमने केंद्र खींचे इसको QX नाम दे देंगे। चलिए लास्ट वाले को हमने R से मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ पर इस तरह से घुमाएंगे। जितना यहाँ पर घुमाया है इसका छोटा अनुपात कितना है, 3 है। तो हम Q3 पर जाएंगे और जितना यहाँ पर घुमाया है उतना ही हम Q3 से इस तरह से घुमाएंगे। और ये जो नाप है उसको हम प्रकार से नाप लेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे उतना ही। तो इस तरह से चाप काटेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये दोनों समांतर हो गए। अब जो काम हमने नीचे किया है वो काम यहाँ पर करना है। प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ पर घुमाएंगे। जितना यहाँ पर घुमाया है उतना ही यहाँ से यहाँ पर घुमाएंगे और ये दूरी नापेंगे। प्रकार से नापने के बाद में यहाँ पर एक चाप इस तरह से हम काट देंगे। तो इसको हम इस तरह से इससे मिला देंगे। तो ये दोनों की क्या होगी, समांतर। तो ये जो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा वो एक समरूप त्रिभुज होगा, जो पहले हमने बनाया है उसके समरूप होगा, जिसका अनुपात कितना होगा, 3/5 या 3:5 होगा। उसके बाद में इसके रचना के चरण लिखने हैं। तो चरण में आप जैसे जैसे आपने काम किया है वैसे आप उसके चरण लिख लीजिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें एक AB 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले हम AB रेखाखंड खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो ये मान लेते हैं हम कि AB रेखाखंड है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये होगा 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में हमें दिया गया कि B को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है B को केंद्र मानकर। तो B को हमने मान लिया केंद्र और प्रकार को हम रखेंगे 2.2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर केंद्र मानकर प्रकार को इस तरह से घुमाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो हमारा वृत्त बनेगा वो इस तरह से इतना बड़ा, जो भी 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का आपको नाप के बनाना है। तो ये हो गया एक वृत्त। B को केंद्र मानकर एक वृत्त बना लिया हमने। उसके बाद में वृत्त बनाइए, इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा हमें बिंदु A से खींचनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी AB पूरी है 5 सेंटीमीटर उसका हम समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार को आधे से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे। AB जितना भी बड़ा रेखाखंड है उसके आधे से ज्यादा आपको प्रकार को खोलना है और 2 आपको इस तरह से चाप काटने हैं। फिर यहाँ पर रखना है प्रकार को, एक चाप इधर से और एक चाप। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से मिला दीजिए। जैसे मिलाएंगे यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा आपको जिसका नाम हम M लिख सकते हैं। चलिए M नाम लिख दिया। M को हम केंद्र मानेंगे और AM को हम त्रिज्या मानेंगे, यानी प्रकार को इतना नापना है और इस नाप का आपको एक वृत्त बना देना है। तो यहाँ से हम वृत्त बनाएंगे जो इस केंद्र से होते हुए इस तरह से बन जाएगा। तो ये दूसरा वृत्त बनेगा। अब दूसरा वृत्त जो हमने बनाया है वो पहले वृत्त को एक यहाँ पर काटता है, इसका नाम हम लिख देते हैं P, और एक यहाँ पर काटता है इसका नाम लिख देते हैं Q। P और Q को हम A से मिला देंगे। पहले A से P को इस तरह से मिलाएंगे हम यहाँ पर, तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, और दूसरा A को हम Q से इस तरह से मिला देंगे, तो ये स्पर्श रेखा। तो इस तरह से आपको रचना करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो tan P और cot R का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ये त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण होता है, जो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें
अगर समकोण त्रिभुज में बात करें तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर की, ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर की हमें दी गई है, तो इसको हम लंब माने तो ये 12 सेंटीमीटर की, एक कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला एक बार आधार है इसका, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, QR जो भुजा है, अब एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण दिया गया है हमें 13, तो मैं लिख देता हूँ 13 का स्क्वायर और बराबर लंब कितना है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस में आधार जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो आधार की जगह मैं QR लिख देता हूँ, QR का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस में QR स्क्वायर हो जाएगा। 144 को इस साइड में लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर में आ जाएगा QR का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएंगे 25, तो ये आ गया 25 बराबर QR स्क्वायर, या इसको हम QR स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QR स्क्वायर बराबर 25। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो QR बराबर अंडर रूट में 25। तो यहाँ पर रूट निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन ये त्रिभुज है तो इसकी भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस 5 ही लेंगे। तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा की 5 सेंटीमीटर। अब हम याद करेंगे tan p, तो देखिए tan p ये याद करेंगे, tan p बराबर क्या होगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था LAL बटे KKA, ये फॉर्मूला बताया था जिससे हम ये याद रख सकते हैं कि sin cos tan बराबर क्या लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमें tan चाहिए, तो ये होता है sin cos और tan। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ पर p की बात हो रही है तो लंब बटे आधार हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ लंब बटे आधार, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर कोण, यहाँ पर जो p है उसकी बात हो रही है कोण p की, तो कोण p के सामने वाली भुजा ये होगी लंब और आधार होगा फिर ये, क्योंकि ये तो कर्ण है वो तो कर्ण ही रहेगी। इस p की बात कर रहे हैं तो कोण p के सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, तो ये कितनी है 5, तो इसके बराबर में लिखेंगे 5 और बटे आधार क्या होगा 12, ये हो जाएगा। यहाँ पर कोट r की बात करें तो कोट r, कोट बराबर क्या होता है tan का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये हो गया आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। आधार कितना है, लेकिन यहाँ पर कोण r की बात हो रही है, कोण r ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये लंब है लेकिन आधार कौन सा है, ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी सामने वाली लंब है तो ये आधार होगा इसमें, तो आधार कितना है 5 और बटे में लंब कितना है 12। अब हमें याद करना है tan p माइनस कोट r, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं tan p माइनस कोट r, इसका मान tan p का मान कितना है 5 बटे 12, ये हो गया 5 बटे 12 माइनस कोट r का मान भी 5 बटे 12, दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी कि इसका मान जो है वो 0 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 13, जिसके अंदर हमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और बटे में sin 30 cos 30 दिया गया है। तो यहाँ पर जो 60, 30, 45, 30 और 30 ये दिए गए, इनके सभी मान सारणी में आपको मिल जाएंगे, वहां से सारणी में से इसके मान है वो देखकर लिख दीजिए, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उसके ऊपर वापस स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसके सभी मान लेके इसको सरल करोगे तो इसका जो मान है वो आ जाएगा। तो मैंने इसका आपको हिंट दे दिया, यानी इसका प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, तो आप इसको सरल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 14 है, उसमें हमें दिया गया 25 परिवारों में भोजन पर देने वे हमें दिया गया है और इसमें हमें मध्य वे ज्ञात करना है, यानी समांतर जो मध्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसकी सारणी हमें दी गई है, सारणी में दैनिक वे दिए गए, यानी ये वर्ग अंतराल है और इसमें f का मान बारंबारता हमें दी गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यक्ष विधि वाला यानी कि जो सिंपल फॉर्मूला है उससे आप इसको सरल कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है, बस फर्क इतना है जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है सिंपल है सिग्मा fx बटे सिग्मा f है, तो उसमें आप उससे सरल करते हो तो उसके मान थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बाकी सबसे सिंपल वही है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं है। f का मान दिया गया है तो समांतर मान के लिए x का मान ज्ञात करना पड़ता है, तो हम x का मान इसमें ज्ञात करेंगे, उसके बाद में fx का मान यानी f और x का गुणा वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो x का मान है वो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए 100 और 150 को प्लस करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, उसके बाद में इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से सबको प्लस करेंगे, 2 का भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो आगे आगे इसके लिखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं x का जो मान है वो लिख देता हूँ।
तो अब देखिए यहाँ पर मैंने x का मान लिख दिया और fx का मान भी मैंने लिख दिए हैं। तो x का मान मैंने आपको बता ही दिया, 100 और 150 को प्लस करोगे फिर उसमें 2 का भाग दोगे तो 125 आएगा। उसके बाद में 150 और 200 को प्लस करके 2 का भाग दोगे तो 175 आ जाएगा। तो इस तरह से सभी का x का मान निकालना है। उसके बाद में जैसे x का मान निकाल लेते हो तो fx का मान आपको निकालना होता है। f और x की जो संख्या है उनका गुणा करते जाइए। 125 को 4 से गुणा करेंगे 500 आएगा, 175 को 5 से गुणा किया 875 आया, 225 को 12 से गुणा करेंगे 2700, 275 को 2 से गुणा किया 550 और 325 को 2 से गुणा करेंगे तो 650। तो इस तरह से fx का मान निकालिए। अब हमें याद करना है इसमें x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये हमें यानी कि माध्य ज्ञात करना है। तो सिग्मा fx यानी fx की जो संख्या है उसका योग करना है। तो इस संख्या का योग कितना है वो मैं लिख देता हूं। इस संख्या का योग आएगा हमारे पास में 5275 और यहाँ पर जो f की संख्या है उसका मैं योग कर देता हूं तो इसका योग आएगा 25। अब हम इस संख्या के अंदर इसका हम भाग दे देंगे तो सिग्मा fx का मान तो है 5275 और इसके बट्टे में हम 25 लिख देंगे क्योंकि ये सिग्मा f का मान है। यहाँ पर हम 25 का इसके अंदर भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 211 जो कि रुपए में होगा। तो ये इसका समांतर माध्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरी विधि से करना चाहो तो भी आप सरल कर सकते हो, आंसर 211 ही आना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर हमें सारणी दी गई और बहुलक ज्ञात करना है। मैंने पीछे वाले मॉडल पेपर में भी आपको बताया था कि बहुलक किस तरह से ज्ञात करना है। तो इसमें भी ज्ञात करना कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम है जैसे हमने मॉडल पेपर 2 और 1 में बहुलक है वो ज्ञात किया था। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आप भी कर सकते हैं, इसमें बहुलक ही ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है वो प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के उसके अंदर 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इस तरह से टोटल सिक्के कितने हो गए हमारे पास में 180 कुल सिक्के हो गए। अब इसने ये लिखा है कि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखिए प्रायिकता हमें याद करनी है, कुल सिक्के 180 हमारे पास में। अब हम ये देखेंगे कि जो 50 पैसे का सिक्का है उसके यानी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के सिक्के टोटल कितने हैं 100 सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 यानी कि अनुकूल परिणाम और बट्टे कुल परिणाम कितने हैं 180 यानी टोटल सिक्के 180 है। तो इसमें भाग देंगे 10/18 फिर हम 2 का भाग दे सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9 तो यानी कि ये आ जाएगा 5/9। तो ये इसकी प्रायिकता होगी यानी 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। उसके बाद में है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो पहले होने की प्रायिकता हम याद करेंगे कि 5 रुपए का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पर हम प्रायिकता पहले याद करेंगे कि 5 रुपए का जो सिक्का है उसके प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हमारे पास में। तो 10 बटे में कुल सिक्के कितने हैं 180 तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1/18 ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब इसने लिखा है कि 5 रुपए का नहीं हो यानी कि 5 रुपए का नहीं होगा तो नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो हम ये लिखते हैं 5 रुपए का नहीं की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसकी प्रायिकता है 1/18 यानी होने की प्रायिकता 1/18 उसको 1 में से माइनस करेंगे 1 - 1/18। तो नहीं होने की प्रायिकता इस तरह से याद करते हैं हम कि उसको 1 में से 1 में से माइनस करते हैं। तो 1 - 18 करेंगे एलसीएम लेंगे क्या आएगा 18 तो ये आ गया 18 - 1 बराबर 17/18। तो ये नहीं होने की इसकी प्रायिकता होगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करना है। तो इस वीडियो में हमने पार्ट बी के जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 16 तक वो हमने सभी क्वेश्चन इसमें सरल कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।